हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चों? मौज बहार। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड शुरू करा था और चैप्टर सेकंड में हमने फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में पढ़ा था। जी हाँ, हमने चैप्टर सेकंड में फाइनेंशियल अफेयर्स के बारे में पढ़ा था। जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ जी, कब स्टैब्लिश हुआ, कौन से एक्ट में स्टैब्लिश हुआ, ये सब पढ़ा। फिर आरबीआई के फंक्शंस पढ़े बच्चों हमने। आरबीआई के फंक्शंस पढ़ने के बाद हम यूनियन बजट 2020 पढ़ा हमने। जो यूनियन बजट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट 2020 का, उसका फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या उसकी अनाउंसमेंट थी, क्या क्या रोल थे, ये पढ़ा हमने। हाँ जी, इसके अलावा जो बैंक्स के मेगा बैंक्स के मर्जर हुए थे, 10 बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया, वो पढ़ा हमने। ठीक है जी। और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया और आज हमें पढ़ना है रिवीजन इन नॉर्म्स ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। अब सुनो ध्यान से। एक ना ऑडिट होती है बच्चों, आज की क्लास यहाँ से शुरू हो रही है। एक ऑडिट होती है बच्चों, कॉन्करेंट ऑडिट होती है। हाँ जी, कॉन्करेंट ऑडिट। हाँ जी, बैंक्स के सिस्टम की, बैंक्स जो काम करते हैं उनकी ऑडिट होती है, कॉन्करेंट ऑडिट। तो उसके नॉर्म्स रिवाइज हुए हैं। हाँ जी, रिवीजन इन नॉर्म्स। रिवीजन मतलब नॉर्म्स को क्या करा गया है, रिवाइज करा गया है। उस रिवाइज नॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। The Reserve Bank of India (RBI) has revised the norms for the concurrent audit. RBI ने बेटा जो concurrent audit के norms हैं उनको revise करा है। Concurrent audit system of banks and concurrent audit aims at shortening the interval between a transaction and its independent examination. पहली बार कॉन्करेंट ऑडिट जिसका लॉन्ग कॉन्करेंट ऑडिट की जो थी बैंक की, उसका पीरियड ज्यादा था, उस पीरियड को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। सम ऑफ द रिवाइज नॉर्म्स इंक्लूडेड द ऑप्शन टू कंसिडर whether concurrent audit should be done by the bank's own staff or external auditor, which may include a retired staff of its own bank, continue to be left at the discretion of individual banks. अब ध्यान से सुनिए। जो कॉन्करेंट ऑडिट होगी इसमें ऑप्शन दिया गया है रिवाइज नॉर्म्स में। क्या ऑप्शन दिया गया है? इंक्लूडेड द ऑप्शन टू कंसिडर वेदर द कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी डन बाय द बैंक ओन स्टाफ और एक्सटर्नल ऑडिटर। इस रिवाइज नॉर्म्स में इसको जगह दी गई है, इस पॉइंट को कंसिडर करा गया, इस पॉइंट को जगह दी गई है रिवाइज नॉर्म्स में कि बैंक का ओन स्टाफ कॉन्करेंट ऑडिट करेगा या फिर एक्सटर्नली कोई ऑफिसर, एक्सटर्नली कोई पर्सन होगा वो ऑडिट करेगा। which may include the retired staff of its own bank, जिसमें क्या हो सकता है, बैंक का एक रिटायर्ड स्टाफ भी हो सकता है। कंटिन्यू टू बी लेफ्ट, इसको आज भी क्या कर दिया है, डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब इंडिविजुअल बैंक की फ्रीडम है। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है, बैंक की फ्रीडम है। तो आज भी बैंक की फ्रीडम है कि वो जो कॉन्करेंट ऑडिट है वो कॉन्करेंट ऑडिट इंटरनल स्टाफ से करवाएगा या फिर कॉन्करेंट ऑडिट के लिए एक्सटर्नल कोई स्टाफ अपॉइंट करेगा या फिर एक्सटर्नल स्टाफ में कोई रिटायर्ड ऑफिसर अपॉइंट करेगा। इट इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंडिविजुअल बैंक। डिस्क्रिशन मतलब फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल बैंक। ये उस बैंक की इंडिविजुअल फ्रीडम है कि उसको ऑडिट किससे करवाना है, इंटरनल एम्प्लॉय से करवाना है, इंटरनल स्टाफ से, एक्सटर्नल से करवाना है, और एक्सटर्नल में कोई रिटायर्ड जज है उससे करवाना है। And revised norm states the head of the internal audit in the bank should participate in the selection of concurrent auditor. हाँ जी, अब जो रिवाइज आए नॉर्म्स इसमें क्या बोला गया कि जो कंपनी का इंटरनल ऑडिट करता है, इंटरनल ऑडिटर, हाँ जी, जो इंटरनल ऑडिट का हेड होता है वो पार्टिसिपेट करेगा इन सिलेक्शन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर। जब कॉन्करेंट ऑडिटर अपॉइंट करा जाएगा कॉन्करेंट ऑडिट के लिए, तो कॉन्करेंट ऑडिट कौन करता है, कॉन्करेंट ऑडिटर। और जब उस कॉन्करेंट ऑडिटर को सेलेक्ट करने की बारी आती है तो सेलेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा, जो इंटरनल ऑडिट होती है बैंक्स की, उस इंटरनल ऑडिट का जो हेड होगा बेटा वो पर्सन क्या करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा इन सिलेक्शन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। हाँ जी, वेयर सच फंक्शन इज आउटसोर्स्ड एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी रिव्यू इंक्लूडिंग द स्किल्स ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड। सारी चीज चेक की जाएंगी, जो एम्प्लॉय हायर किए जा रहे हैं उस ऑडिट के लिए क्या वो स्किल्ड है या नहीं है, क्या उनको नॉलेज है या नहीं है, ये सारी चीज चेक की जाएंगी। ऑफ द वर्क ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर रिपोर्टिंग टू हर और हिम, द
The norms further stated that banks should frame a policy for fixing accountability in case of serious act of omission or commission noticed in the working of bank's own staff. इसके अलावा क्या बोल रहा है, बैंक शुड फ्रेम ए पॉलिसी, बैंक को एक क्या बनानी है, पॉलिसी बनानी है फॉर फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही बनानी है। हाँ जी, अगर कोई बैंक्स के, हाँ जी, कोई ओमिशन है, कोई ओमिशन है या कमीशन है, हाँ जी, बैंक के, हाँ जी, जो जो बैंक्स के ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें कोई ओमिशन पाएगी, कमीशन पाएगी है, हाँ जी, नोटिस इन द वर्किंग ऑफ बैंक ओन स्टाफ, बैंक के स्टाफ में कोई कमी पाएगी काम करते समय, मान लीजिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटी देखेगी, तो उस केस में बेटा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी पर्सन की, एक पर्सन जवाबदेही होना चाहिए जिसको हम जिम्मेवार ठहरा सके। आज जैसे हमारे देश में इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो बेटा इसका जिम्मेवार कौन है, प्राइम मिनिस्टर जिसकी सरकार है। कहने का मतलब कोई तो होना चाहिए अकाउंटेबल, जिम्मेवार। अब प्राइम मिनिस्टर बोल दे ये थोड़ी है, जब इंडियन टीम हारती है तो कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। कभी विराट कोहली बोलता है धोनी ने ढंग से खेला यार, ये ढंग से खेल लेता है जीत जाते हम। रोहित बेवकूफों की तरह, रोहित ने उड़ा दी, छक्का उड़ा दिया एक बॉल पे, ठीक है, फिर अगली बॉल पे छक्का उड़ाने की क्या जरूरत है, आउट हो गया। ऐसे तो नहीं कर सकता विराट कोहली, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर भी कोई तो एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा बैंक के, हाँ जी, जो बैंक के ऑमिशन होंगे, कमीशन होंगे। तो जब भी बैंक का बेटा कोई भी ऑन स्टाफ है, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड स्टाफ, कोई भी जो वर्क कर रहा है एज कॉन्करेंट ऑडिटर, हाँ जी, जो बैंक का स्टाफ है, आउटसाइडर है, जो भी कॉन्करेंट ऑडिटर के रूप में ऑडिट कर रहा है, और जो बेटा बैंक्स में ओमिशन कमीशन फाइंड आउट कर रहा है, तो उसके लिए कोई पर्सन तो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए रिवाइज नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। A quarterly review containing important feature brought out during concurrent audits should be placed before the audit committee of the board of directors। हाँ जी, कह रहा क्वार्टरली रिव्यू, हाँ जी, एक क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए कंटेनिंग इंपॉर्टेंट फीचर ब्रॉट आउट ड्यूरिंग कॉन्करेंट ऑडिट। हाँ जी, जो कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है बेटा, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स का एक क्वार्टरली क्या होना चाहिए, रिव्यू भी होना चाहिए। जो कॉन्करेंट ऑडिट हो रही है उसके क्वार्टरली इंपॉर्टेंट फीचर का एक रिव्यू होना चाहिए। और बेटा रिव्यू करने के बाद दैट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उस रिव्यू रिपोर्ट जो तैयार होगी वो किसको दी जाएगी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे ऑडिट कमेटी काम करती है या फिर लोकल मैनेजमेंट कमेटी को दी जाएगी। और जोन वाइज फाइंडिंग ऑफ कॉन्करेंट ऑडिट may be reported to ACB ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और LMC ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। हाँ जी, तो जो भी बेटा क्या की जा रही है, ऑडिट की जा रही है, उसकी एक क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें कॉन्करेंट ऑडिट के इंपॉर्टेंट फीचर को लेना है, और वो जो रिव्यू करा गया बेटा, उसको जो क्वार्टरली रिव्यू करा गया, उस रिव्यू की रिपोर्ट किसको फॉलो देनी है, हाँ जी, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर लोकल मैनेजमेंट कमेटी, इनको रिपोर्ट देनी है। तो ये बच्चों क्या था, रिवाइज थे नॉर्म्स जो कॉन्करेंट ऑडिट में आए हैं। तो एक तो बेटा याद रखिएगा कॉन्करेंट ऑडिट में क्या रिवाइज हुआ नॉर्म्स, कि जो ऑडिट का जो पीरियड था पहले वो ज्यादा था, उस पीरियड को कम करा गया, ठीक है जी। उसके अलावा ऑडिटर का सिलेक्शन जो है, ऑडिटर का जो सिलेक्शन है उसमें इंटरनल ऑडिट का जो हेड पर्सन होगा वो भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। हाँ जी, ऑडिट इंटरनल स्टाफ से करवानी है, एक्सटर्नल स्टाफ से करवानी है, रिटायर्ड ऑफिसर से करवानी है, याजबी डिस्क्रिशन है। किसके डिस्क्रिशन है, बैंक्स की डिस्क्रिशन है, जिसको भी चूज करना चाहे ऑडिट के लिए चूज कर सकते हैं। और एज वेल एज क्या है बच्चों, एज वेल एज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेट करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो बैंक्स में फाइंड आउट हुए हैं ओमिशन कमीशन, जो ऑडिटर ने फाइंड आउट किए हैं। हाँ जी, ये बात समझ आ गई पक्का। अब देखो बेटा, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, हाँ जी, एक्ट 2019, एक लॉ बनाया गया 2019 में। हाँ जी, एक न्यू लॉ की बात हो रही है, 2019 में एक लॉ बनाया गया जिसका नाम है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, जो इंडिया में क्या है, डिपॉजिट एक्ट 2019, जो इंडिया में अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है, जिनको कोई रेगुलेट नहीं करता लॉ को। हाँ जी, जिसको ऐसे कोई डिपॉजिट जिसको कोई भी लॉ रेगुलेट नहीं करता, किसी भी लॉ में कवर नहीं होते,
उन डिपॉजिट को, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाया गया, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। तो 2019 में क्या बनाया गया है, लॉ बनाया गया, क्या बोलता है, द पार्लियामेंट approved the banning of unregulated deposit scheme bill 2019। हाँ जी, तो पार्लियामेंट ने क्या करा, अप्रूव कर दिया बेटा, अप्रूव कर दिया बैनिंग ऑफ, हाँ जी, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019। हाँ जी, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, ध्यान से सुनिए, जो डिपॉजिट अनरेगुलेटेड नहीं है, हाँ जी, उनको बैन कर दिया जाए हिंदुस्तान में। कुछ चीजों को तो जो लगता है डिपॉजिट के कवर हो रही है, दायरे में कवर हो रही है, उसको रेगुलेट कर दिया जाए। बाकी जितने भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है, जिनके ऊपर कोई लॉ गवर्निंग नहीं है, उनको क्या करा जाए, बैन करा जाए, इसके लिए लॉ बनाया गया। तो बेटा लॉ का पर्पस क्या था, जितने भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है, उनको बैन करना। हाँ जी, इट विल हेल्प टू टैकल the menace of illicit deposit by taking activity in the country which at present are exploiting regulatory gaps and lacks of strict administrative measures to dupe poor and guiding the people of their hard earned savings। आप देखते हो बेटा लोग बाग क्या करते हैं, आपने सुना होगा फाइनेंसर से पैसे ले लेते हैं लोग बाग, सुनना, ब्याज पे लोग बाग। एक बनिया है, कोई बच्चा बनिया हो बेटा, बुरा मत मानना, आप ही के मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, ले लो, अरोड़ा ले लो, पंजाबी ले लो, ठीक है जी, माइंड मत करना इसको, अदरवाइज मत लेना। बढ़िया है, पंजाबी है, मोटा आदमी है, पैसा है खूब। ये क्या करता है, ब्याज पर पैसे देता है, आपने सुना होगा ब्याज पर पैसे देते हैं। हाँ जी, ये बेटा पर्सन है जिसको ब्याज पर क्या दे दिए, हाँ जी, लोन प्रोवाइड कर दिया, डिपॉजिट दे दिया। बेटा ये अनरेगुलेटेड है, ये रेगुलेट कहाँ होता है। कल को मान लीजिए इस बनिया का पैसा ये पर्सन ना दे, क्या बनिया कोर्ट जा सकता है, नहीं, क्योंकि ये रेगुलेटेड ही नहीं, ऐसी ट्रांजेक्शन बैंक थोड़ी है जो बैंक दे रहा है, ये रेगुलेटेड नहीं है। तो इन सारे के सारे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स को क्या करने के लिए, बैन करने के लिए लॉ लाया गया है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा जाता है, इंडिविजुअल लोन्स देते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, वो बोलता है जी मेरे पास आप क्या करो, महीने महीने के 1000 रुपए जमा करवाओ, 2 साल तक जमा करवाओ, 2 साल बाद मैं आपको इसका डबल करके दूंगा। एक पर्सन है, मान लीजिए एक XYZ कोई भी पर्सन है, बोलता है लोगों को मुझे 1000 महीना आप दो, और 2 साल तक ऐसे दो, 2 साल बाद मैं आपको डबल करके दूंगा। मतलब 1000 रुपए महीने का मतलब 12,000 साल का, 2 साल का कितना होगा, 24,000, 24,000 का मैं आपको 48,000 दूंगा 2 साल बाद। ये उसने स्कीम निकाली। तो बेटा ये इस चीज को क्या करना है, बैन करना है, बैन करने के लिए, ताकि पब्लिक जो अपनी हार्ड मनी अपनी क्या करती है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो क्या कहीं भी डिपॉजिट कर देती है लालच में। उस अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को क्या करने के लिए, बैन करने के लॉ लाया गया है। आपने सुना होगा पैसा डबल करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, पैसा डबल करने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं। और आपने पीछे सुना होगा बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। एक कंपनी ने क्लिक क्लिक करने के लिए पैसे दिए थे, 11,000 इन्वेस्ट करो, 21,000 इन्वेस्ट करो, डबल हो जाते थे पैसे। शुरुआत में तो सही चलते हैं, टॉपिक सही घुमाते हैं ये, और कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं ये, कुछ टाइम बाद नर्वस, कुछ टाइम बाद लुट जाते हैं ये। मेरे एक फ्रेंड है, उनका आगे फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड हो गया, वो काम करते हैं ऐसी एक कंपनी में जो डबल कर देती है पैसे। शुरुआत में तो मैंने बहुत लोगों को देखे, और इवन मेरे भी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी लगाए पैसे, उसको पैसा डबल करके दे दिया, मैंने कभी लगाया नहीं। और आज ऐसी हालत है, वो इतना परेशान है, उसको मारने तक की धमकी आती है, बिकॉज अब जिनका पैसा ले रखा है उनको वापस नहीं कर पा रहे। शुरुआत में तो सबने लगाया, टोपी घुमा दी, इसके पैसे उसको दे दिए, उसके पैसे इसको दे दिए। अब नए डिपॉजिट आ नहीं रहे तो पुराने वाले रीपे नहीं हो रहे, नए मुर्गे मिल नहीं रहे तो पुराने वाले डिपॉजिट रीपेबल नहीं हो रहे। अब जिसकी वजह से उसको मारने तक की धमकी दी जा रही। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो डिपॉजिट्स, जो लोगों की हार्ड मनी है बेटा, हार्ड अर्न सेविंग्स है, लोग इससे क्या करते हैं, हाँ जी, लोग इससे साथ खेल जाते हैं, ठीक है जी, लोगों मजे ले जाते हैं। कुछ लोग आते हैं ऐसे डिपॉजिट कनेक्ट करते हैं, लेके उठ के चले जाते हैं। उन डिपॉजिट को क्या करना है, ये एक्ट बैन करना चाहता है। The act provides for a mechanism to ban unregulated deposit scheme and to protect the interest of depositor। देखो ना क्या बोल रहा है, ये एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्ट कहता है हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे हम बैन करेंगे वो सारे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम डिपॉजिटर लोग जो पैसा देते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके।
आगे देखिए बेटा, इट अमेंड्स 3 लॉज। ये जो आपका अन बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 है, इसने आरबीआई एक्ट 1934 को भी अमेंड करा। इसने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 को भी अमेंड करा। इसने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 को अमेंड करा। तो इस लॉ से बेटा, इस लॉ से कितने लॉज में अमेंडमेंट आई? 3 लॉ में अमेंडमेंट आई। एक तो आरबीआई एक्ट, एक सेबी एक्ट और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। हाँ जी, तो बेटा एक याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। क्या पूछा जाएगा डायरेक्ट? हाँ जी, कौन सा वो लॉ पास करा गया है जो, हाँ जी, जो बैंड करता है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स को? तो नाम क्या है इसका? बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। ऐसे चक्रों मत पर ना कोई भी डबल करता हो ट्रिपल करता हो, वो सब नकली है। जिस जो मेरे फ्रेंड का जो फ्रेंड है जो बोल रहा था डबल कर देंगे, मैंने मेरे मेरे फ्रेंड्स ने लगाया, जो मेरे खुद के फ्रेंड्स थे, वो तो चलो मेरा फ्रेंड का फ्रेंड हो गया। जो मेरे फ्रेंड्स उससे मिले, जब मैंने उनको मिला, उन्होंने लगाए पैसे, 5 लाख लगाए, 5 लाख का डबल भी करके दिया उसने। वो शुरुआत थी कंपनी की, इनिशियल। अगर आप ऐसी कंपनी में फंस रहे हो तो याद रखना बेटा, इनिशियली 1-2 साल ठीक चलेगा। जिसने इनिशियली पैसे लगा दिए, 2-3 साल बाद क्या हो जाता है, इनका मामला खराब हो जाता है। हाँ जी, इनका मामला खराब हो जाता है। अब वो ऐसी पोजीशन में रीपे नहीं कर पा रहे। मैंने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं करा, बिकॉज मेरे को क्या है, ईमानदारी से खाने की आदत है, डबल बबल करने की आदत नहीं है। गरीब आदमी, छोटा 2 रोटी खाता हूँ, और क्या है, 2 रोटी खाकर काम चल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी खासा, हाँ जी, अच्छी खासी क्लासेस क्या होती है, ऑल ओवर इंडिया परचेज करते हैं बच्चे। मेहनत है, वो मेहनत से क्या कर रहे हैं। हाँ जी, जो मेहनत से मेरी क्लासेस सेल होती है, बच्चे फेस टू फेस पढ़ते हैं आकर, वो मेहनत से कमाया जा रहा है। वो कहीं भी अपना कहीं भी जहाँ लगता है मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट है, चाहे रिटर्न कम है, चाहे बैंक की बात करूं, बैंक में एफडी करवाता हूँ, 7% ब्याज मिलता है। सेफ इन्वेस्टमेंट है ना बच्चों, सेफ इन्वेस्टमेंट जरूरी है, ना कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें रिटर्न ज्यादा हो, पता लगे प्रिंसिपल ही सेफ नहीं है। हाँ जी, और मैं कभी ऐसी चीजों में घुसता नहीं और ना ही किसी को रिकमेंड करता हूँ। जिन मेरी फ्रेंड्स ने पैसा लगाया, उन्होंने अपनी चॉइस से लगाया। उन्होंने मुझसे पूछा तू गारंटी लेता है? मैंने कहा नहीं, मैं क्यों गारंटी लूंगा भाई इस आदमी की, मुझे खुद भरोसा नहीं इस पे रीपे ना कर पाएगी। मैं तो सामने बोलता था उसको, और अल्टीमेटली आज पोजीशन भी वही है, रीपे नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, मेरे जिन फ्रेंड्स ने लगाया था उसको पैसा रिकवर हो गया। एक फ्रेंड की शादी करनी थी 1 साल बाद, तो उसने 5 लाख दी, 10 लाख रुपए आए। हाँ जी, उसकी शादी बड़ी अच्छे तरीके से हुई, बड़े नोट उड़ाए हमने उस शादी में, उसी से ले लेकर डबल करा उसने, 5 का 10 करा, तो उसको फायदा हो गया। अब जो सोच रहा है करने के लिए, अब मुझे लगता है अब तो खत्म है। अब तो खुद ही छुप रहा है जो करता था डबल। मालिक अच्छा है उसका, मालिक के पास खूब पैसा है। चलो जी, अब बच्चों बहुत काम की चीज ये बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देखना, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। बस ये लॉ का नाम याद रखना और कुछ भी नहीं याद रखना है इसमें। जो भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स है उनको बैन करने के लिए ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम टू एक्ट 2019 लाई गई। हाँ जी, अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब 18 साल के शायद हो चुके होंगे, आप सबके पास बैंक अकाउंट होगा। हाँ जी, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका बैंक अकाउंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 1 2019 में ना अपने सर्विस चार्ज थोड़े से क्या करे हैं, रिवाइज करें। सर्विस चार्ज जो एटीएम से पैसा निकालते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉ करवाते हैं, तो उसके ऊपर सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है। या बैंक में मिनिमम जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं करते, 1000 का 3000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते, तो उसके ऊपर बेटा चार्जेस लगाए जाते हैं, सर्विस चार्ज। वो सर्विस चार्ज रिवाइज हो गया। तो जिन भी बच्चों का बैंक अकाउंट एसबीआई में, बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ने वाले एसबीआई के रिगार्डिंग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है, हैज रिवाइज्ड इट्स सर्विस चार्जेस फॉर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स। हाँ जी, जो लोग, हाँ जी, जो कस्टमर्स जिनका बैंक अकाउंट है एसबीआई में, जो डिपॉजिट करवाते हैं पैसा एसबीआई में और एसबीआई से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो ऑन डिपॉजिट और ऑन विड्रॉवल, डिपॉजिट करते समय भी विड्रॉल करते समय जो सर्विस चार्ज लगते हैं बेटा, 1 अक्टूबर 2019 को वो सर्विस चार्ज में चेंजेस आए हैं। इनकम पासिंग कैश विड्रॉवल, चाहे कैश विड्रॉवल कर रहे हो, चाहे एवरेज मंथली बैलेंस है मेंटेन करने वाली बात, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स व्हिच अफेक्ट द स्कोर ऑफ द कस्टमर्स इन मेनी वेज, जो कस्टमर के स्कोर को बेटा
स्कोर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। हाँ जी, बैंक्स हर एक कस्टमर का स्कोर मेंटेन करता है कि अच्छी परफॉर्मेंस है या बैड परफॉर्मेंस है, रिस्की है कंज्यूमर कंज्यूमर को लोन प्रोवाइड करना या नहीं रिस्की, वो सारी चीज मेंटेन करता है। ऑन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस, हाँ जी, हाँ जी, एक कस्टमर को ना बेटा मेंटेन करना पड़ता है एवरेज मंथली बैलेंस। हाँ जी, स्टार्टिंग October 1st, SBI has reduced the minimum average monthly balance requirement for urban centers from 5,000 to 3,000. आई एम रियली सॉरी। तो बच्चों जो भी अर्बन सेंटर में है, हाँ जी, अर्बन एरियाज में है, तो वहां पर क्या होता था, मिनिमम जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी वो 5,000 थी, उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 3,000 कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बच्चों। जो भी अर्बन सेंटर्स एरिया है, अर्बन सेंटर ये तो आपको पता ही है, अर्बन सेंटर, रूरल सेंटर, अर्बन सेंटर जो हमारी मेट्रो सिटीज बड़ी सिटीज होगी इनकी बात हो रही है। तो अर्बन सेंटर्स जो एरिया है उसमें जो मिनिमम बैलेंस, जो एवरेज मंथली बैलेंस, सॉरी मिनिमम नहीं, एवरेज मंथली बैलेंस जिसे एएमबी बोलते हैं, हाँ जी, वो एएमबी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट मिनिमम 5,000 की, उसको कम करके रिड्यूस करके 3,000 पर ले आए। अंडर द रिवाइज रूल्स, इफ समवन डज नॉट मेंटेन ₹3,000 एज एवरेज मंथली बैलेंस, और अगर कोई पर्सन एएमबी मेंटेन नहीं करता, एएमबी मतलब एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करता, एंड फॉल्स शॉर्ट बाय 50%, और 50% से फॉल हो जाता है, मतलब 1,500 से फॉल हो जाता है, इंडिविजुअल विल बी चार्ज ₹10 प्लस जीएसटी, 10 रुपए प्लस जीएसटी आपसे क्या लिया जाएगा, सर्विस चार्ज लिया जाएगा। एंड इफ द अकाउंट होल्डर फॉल शॉर्ट बाय मोर देन 75%, और अगर अकाउंट होल्डर ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करा, और जो 3,000, सॉरी एवरेज मंथली बैलेंस एएमबी 3,000 मेंटेन करना था, मेंटेन नहीं करा और 75% फॉल हो गया, तो बेटा फिर कितना, फाइन ऑफ ₹15 प्लस जीएसटी। आगे बात समझ। तो अगर मान लीजिए एवरेज मंथली बैलेंस अगर आपका नहीं मेंटेन हो रहा, हाँ जी, does not maintain, if someone does not maintain ₹3,000 as AMB और falls short by 50%, तो बेटा उस इंडिविजुअल को कितना फाइन लगाया जाएगा, चार्ज विल बी ₹10 प्लस जीएसटी, और अगर फॉल शॉर्ट बाय मोर देन 75% इट विल बी चार्ज ₹15 प्लस जीएसटी। आगे बात समझ, पक्का। इन सेमी अर्बन ब्रांचेस, अब ये तो ऊपर किसकी बात होगी, अर्बन बात होगी, अर्बन ब्रांचेस की, अर्बन एरिया की। अब किसकी बात होगी, सेमी अर्बन एरिया की बात हो रही है। In semi-urban branches, SBI account holder needs to maintain an average monthly balance of ₹2,000. सेमी अर्बन एरिया में एएमबी जो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है एसबीआई की ब्रांचेस में, अगर आप सेमी अर्बन ब्रांचेस में अगर आपने एसबीआई का अकाउंट खुलवा रखा है तो फिर एवरेज मंथली बैलेंस कितना होता है, 2,000। इन रूरल ब्रांचेस एवरेज मंथली बैलेंस कितना हो जाता है, 1,000 हो जाता है। तो 3 कैटेगरी में बांट दिया कि जो अर्बन ब्रांचेस हैं उसमें एवरेज मंथली बैलेंस 3,000 मेंटेन करना है, सेमी अर्बन ब्रांचेस में मंथली 2,000 मेंटेन करना है, और इसके अलावा रूरल ब्रांचेस में एवरेज मंथली बैलेंस 1,000 मेंटेन करना है। इफ द शॉर्टफॉल इज लेस देन 50% ऑफ द सेमी अर्बन ब्रांचेस, हाँ जी, सेमी अर्बन ब्रांचेस में मान लीजिए आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है फॉल कर जाता है, हाँ जी, लेस देन 50%, अब मोर देन 50 नहीं बोला, लेस देन 50 बोला है, then extra charges will be ₹7.50 पैसा प्लस जीएसटी। हाँ जी, और फॉर बिटवीन 50 to 75%, और अगर फॉल कितना कर रहा है 50 से 75% तक, तो बेटा ₹10 प्लस जीएसटी, और 75 प्लस अगर फॉल कर जाता है तो फिर चार्ज कितना होगा, ₹10 प्लस जीएसटी। हाँ जी, ये बात समझ आ गई। ये किसकी बात हो रही है, सेमी अर्बन एरिया की बात हो रही है, अगर आपने मेंटेन नहीं करा। थर्ड बेटा, इन केस, अब आते हैं रूरल एरिया के बाद, एएमबी कितना मेंटेन करना पड़ता है रूरल में, 1,000। ए शॉर्टफॉल ऑफ लेस देन 50%, अगर इसमें शॉर्टफॉल आया तो ₹5 प्लस जीएसटी, और शॉर्टफॉल ओवर 50% है बट अप टू 75% है, 50% से ज्यादा एंड ₹75, 75% तक, तो फीस जो होगी बेटा वो कितनी होगी, ₹7.5 प्लस जीएसटी। और अगर शॉर्टफॉल कितना है, ओवर 75% है, तो फिर बेटा जो फाइन लगेगा वो ₹10 प्लस जीएसटी लगेगा। आगे बात समझ, पक्का। तो मुझे बताइए, 3 बेटा बात हो गई यहाँ पर।
एक तो यहाँ बात होगी अर्बन एरियाज की, एक यहाँ बात होगी सेमी अर्बन एरियाज की, सेमी अर्बन एरियाज की बात होगी, और एक बात होगी रूरल एरिया की। ये बात समझ आ गई? पक्का? अगर मान लीजिए अर्बन एरिया की बात करते हैं तो एवरेज मंथली बैलेंस जो मेंटेन करना वो कितना है, 3000 है। सेमी अर्बन में एवरेज मंथली बैलेंस ₹2000 है, और रूरल एरिया में एवरेज मंथली बैलेंस ₹1000 है। चलो जी शॉर्टफॉल देखते हैं। अगर शॉर्टफॉल आया, हाँ जी, अगर क्या है, शॉर्टफॉल आया, हाँ जी, अगर शॉर्टफॉल आता है, और शॉर्टफॉल कितना है, 50% से शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल कितना है, 50%, तो फाइन कितना लगेगा, ₹10 प्लस GST, ₹10 प्लस GST। और अगर ये शॉर्टफॉल कितना है, इफ अकाउंट्स फॉल शॉर्ट बाय मोर देन 75%, और अगर शॉर्टफॉल कितना है, मोर देन 75% है, अब कितना लगेगा, ₹15 प्लस GST, ₹15 प्लस GST। सेमी अर्बन एरिया में देखो बेटा, वहां पर कितना मेंटेन करना पड़ता है, AMB 2000, और अगर यहाँ पर शॉर्टफॉल कितना है, लेस देन 50% है, तो फिर कितना, ₹7.5 प्लस GST। और अगर 50% से मोर देन 50% और टू 75%, 50% टू 75%, तो 10 प्लस GST हो जाएगा। और अगर शॉर्टफॉल कितना है, 75% से ज्यादा, अब कितना हो जाएगा, 12 प्लस GST हो जाएगा। आगे बात समझ। और अब आएगा लास्ट, रूरल एरिया में आपको AMB मेंटेन करना पड़ता है 1000 का। शॉर्टफॉल कितना है बेटा, शॉर्टफॉल है लेस देन 50, अगर 50% से कम है तो फिर कितना होगा, लेस देन 50 में ₹5 प्लस GST, लेस देन 50 में 5% प्लस GST। दूसरा, और अगर ये 50% से, हाँ जी, ओवर 50% और टू 75%, तो फिर कितना होगा, तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, आपका ₹7.5 प्लस GST, 7.5 प्लस GST। और बेटा ये मोर देन 75% हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो ₹10 प्लस GST हो जाएगा। हाँ जी, मेरे पास जगह कम बच गई थी लास्ट में बेटा, वो बिल्कुल ही क्या हो गया, समझ आ रहा है ना आपको, दिख रहा है ये लिखा हुआ सारा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, हाँ जी, ये हो गया आपका मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, अर्बन की, और ये शॉर्टफॉल की रिक्वायरमेंट हो। और तीनों के इसकी बात बोलेंगे। अर्बन में बेटा ज्यादा चार्जेस है, सेमी अर्बन में कम है, और रूरल में उससे भी कम चार्जेस है। हाँ जी, अर्बन बड़ी सिटीज है, वहां पे लोगों की अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होती है, तो इसलिए AMB भी ज्यादा है, और अगर मेंटेन नहीं करा तो फाइन फाइन भी ज्यादा है। और सेमी अर्बन में इनकम थोड़ी लोगों की कम होती है, तो AMB भी कम है और फाइन भी कम है। रूरल में सबसे कम इनकम होती है, वहां AMB भी कम है और फाइन भी कम है, ना मेंटेन किया। हाँ जी, आगे देखिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS चार्जेस हैव आल्सो चेंज्ड। पता ना NEFT, NEFT कहते हैं ना, NEFT कर रहे हैं, NEFT की फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और RTGS को बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फर्क क्या होता है, एक होता है IMPS, ये भी होता है IMPS, इसके रेट चेंज हो गए हैं। अच्छा, रियल टाइम ग्रॉस, NEFT फंड ट्रांसफर करने के लिए होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बड़ा फंड जो ट्रांसफर करना उसके लिए होता है। IMPS, IMPS क्या होता है, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है इससे पैसा। तो while NEFT and RTGS a transaction through digital means are free,
डिजिटली तो बेटा ये फ्री है। एंड फीस आर इम्पोज्ड एट ब्रांचेस। हाँ जी, अगर आप क्या कर रहे हो, एनईएफटी और आरटीजीएस कर रहे हो, हाँ जी एनईएफटी कर रहे हो और आरटीजीएस कर रहे हो ऑनलाइन अपने नेट बैंकिंग से, सब बंदे जो भी बैंक अकाउंट जिनका होता है बेटा एनईएफटी ओपन, सॉरी ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं वो। जैसे मेरे पास कोटक का है, तो कोटक की मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, मोबाइल ऐप यूज करता हूँ। एचडीएफसी का है, उसकी मैं नेट बैंकिंग यूज करता हूँ, मोबाइल ऐप यूज करता हूँ। तो बेटा ये बोला गया कि जिनका ये जो नेट बैंकिंग से कर रहे हैं एनईएफटी आरटीजीएस, इनके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगते, ये इम्पोज की जाती है बैंक के ऊपर ट्रांजेक्शन चार्ज। एनईएफटी ट्रांजेक्शन अगर कितने की है, अप टू 10,000 रुपीज की है, विल इनवाइट 2 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस। और अगर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए से 2 लाख रुपए है, हाँ जी अब 2 लाख, तो ट्रांजेक्शन अगर 10,000 तक की है तो 2 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर ट्रांजेक्शन 2 लाख से ज्यादा की है तो ₹20 प्लस जीएसटी। और आरटीजीएस के लिए क्या है, 2 लाख से 5 लाख तक के लिए कंज्यूमर मस्ट पे ₹20 प्लस जीएसटी। और आरटीजीएस ट्रांसफर अबव ₹5 लाख तो बेटा 40 प्लस जीएसटी। ये बड़ी ट्रांजेक्शन नेट बैंकिंग से नहीं होती, बड़ी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नेट बैंकिंग से नहीं कर सकते, इसके लिए ब्रांच जाना ही पड़ता है। तो एनईएफटी 10,000 रुपए तक के करोगे 2 प्लस जीएसटी चार्जेस। और अगर 2 लाख, हाँ जी अब ₹2 लाख करोगे वाया नेट नेफ्ट, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस जीएसटी हो जाएगा। और आरटीजीएस में, हाँ जी 2 लाख से 5 लाख तक की फिगर के ऊपर 20 प्लस जीएसटी। और 5 लाख से अब जा रहे हो तो 40 प्लस जीएसटी। आगे बात समझ, आगे देखो जी, एज पर द न्यू चार्जेस ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स, कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट विल बी फ्री। हाँ जी, अगर आपको क्या करना है, डिपॉजिट करना है अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, आपके सेविंग अकाउंट होगा। करंट अकाउंट तो किसका खुलता है, जिसका बिजनेस होता है, जैसे आशीष अरोड़ा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का करंट अकाउंट है। और मेरा बच्चों क्या है, मेरा सेविंग अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट करते हैं वो फ्री होता है। हाँ जी, फॉर अप टू थ्री ट्रांजेक्शन इन ए मंथ। आफ्टर दैट अकाउंट होल्डर विल बी चार्ज ₹50 प्लस जीएसटी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। 3 ट्रांजेक्शन तक अगर बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो, सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा रहे हो तो फ्री है। 3 के बाद जमा करवाओगे तो कितना है, 50 प्लस जीएसटी है। और मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट जो होती है एट नॉन होम ब्रांचेस, ₹2 लाख per day. Thereafter, non-home branch manager gets to decide if the bank can accept more cash. तो नॉन होम ब्रांच मैक्सिमम कितना डिपॉजिट ले सकती है, नॉन होम मतलब जहां पर आपका अकाउंट नहीं है, दूसरी ब्रांच में जमा करवा रहे हो। हाँ जी 2 लाख पर डे बेटा मैक्सिमम लिमिट है इस डिपॉजिट की। देर आफ्टर नॉन होम ब्रांच मैनेजर डिसाइड करता है कि उसे एक्सेप्ट और ज्यादा करना है नहीं करना। और कैश डिपॉजिट ब्रांच में जाकर करते हो बिल्कुल फ्री है, 3 ट्रांजेक्शन तक, उसके बाद ₹50 प्लस जीएसटी फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। हाँ जी, ये आफ्टर दैट मतलब 3 ट्रांजेक्शन के बाद के चार्जेस है। मीलवाइल अकाउंट होल्डर with an average monthly balance of ₹20,000 can perform free cash withdrawal twice in a month. हाँ जी, अब क्या बोल रहा है, जिसका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 तक मेंटेन हुआ, इससे कम नहीं हुआ, वो विड्रॉवल कर रहा है। हाँ जी ट्वाइस इन मंथ, 2 टाइम्स विड्रॉवल कर रहा है, फ्री है। हाँ जी, दोज विद एवरेज मंथली बैलेंस बिटवीन 25,000 टू 50,000। और जिसका एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 से लेकर 50,000 तक मेंटेन है, तो बेटा 10 फ्री कैश विड्रॉवल कर सकता है वो। चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन बियॉन्ड प्री लिमिट्स आर 50 प्लस जीएसटी। प्री लिमिट्स के बाद जो ट्रांजेक्शन करते हो 50 प्लस जीएसटी। और अगर 50,000 से 1 लाख तक का एवरेज मेंटेनेंस है आपका, एवरेज मंथली बैलेंस, तो चार्जेस कितना होगा, 15 प्लस जीएसटी, वाइल दोज अबव ₹1 लाख हैव अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन। और जिसका एवरेज मंथली बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है उसके लिए क्या, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन। तो याद रखिएगा, ये एवरेज मंथली बैलेंस अगर 25,000 तक का है तो फिर कितने विड्रॉवल अलाउड है, फ्री कैश विड्रॉवल 2 अलाउड है। हाँ जी, अगर 25,000 से 50,000 तक है 10 फ्री कैश विड्रॉवल अलाउड है। और अगर 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 बियॉन्ड फ्री लिमिट के ऊपर जाना है तो 50 प्लस जीएसटी है। और 50,000 से 1 लाख तक का एवरेज मंथली बैलेंस है, 15 प्लस जीएसटी चार्ज होगा। और अगर 1 लाख से ऊपर मेंटेन करते हो अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, अब कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके ऊपर। ये सब याद करना है, यस, ये सब आपको क्या करना है, याद करना है, ये वाला पैराग्राफ आपको याद करना है। बताइए बात समझ आ गई, पक्का कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चों हम वो वाली बात पढ़ने वाले हैं जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था, पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक। याद करिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था,
सॉरी कि महाराष्ट्र में एक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया था। उसी की न्यूज दे रखी है हमें। आरबीआई रिस्ट्रिक्ट पीएमसी बैंक ऑपरेशंस। हाँ जी, जैसे पीएमसी बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो आरबीआई ने पीएमसी बैंक का ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बेटा पीएमसी मतलब पंजाब महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक था, बंद हो चुका है अभी ये, और बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा डूब गया इस पर्टिकुलर बैंक में। देखिए क्या हुआ इसमें। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज पुट पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक अंडर डायरेक्शंस फॉर 6 मंथ्स। हाँ जी, 6 महीने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन में ले लिया आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक को अपनी डायरेक्शंस में। हाँ जी, अब पीएमसी के सारे जो मैनेजर, जो कैशियर थे, सब हट गए और अब कौन उसको चलाएगा, आरबीआई खुद। दिस मीन्स a restriction on the bank's function like lending and withdrawals by the customers। पूरी रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई लेंडिंग करेगा, ना कोई बोरिंग हो सकती है। एज पर डायरेक्शंस ए डिपॉजिटर विल बी अलाउड टू विड्रॉ ए सम ऑफ रुपीज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1000, रुपीज 1000 of the total saving in every saving bank account or current account or any other deposit account by whatever name called, subject to conditions stipulated in the RBI directions। हाँ जी, आरबीआई ने कहा था कि जो भी डिपॉजिटर है उनको हम 1000 रुपये महीना निकालने के लिए अलाउ करते हैं, चाहे उनका सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे कोई और अकाउंट हो। एक बात बताओ, कहाँ जस्टिफाइड है? आपने सुनी भी होगी न्यूज, ये न्यूज पे आता भी था, एक आदमी आता था, एक सरदार जी आते थे, उनकी डेथ हो गई। उनका करीबन 1 करोड़ रुपए था, और उनकी डेथ इसलिए होगी बिकॉज उन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने आगे की जिंदगी के लिए सेविंग की थी, पीएमसी बैंक में पैसा था, और अब उनको बोल रहे हो 1000 पर मंथ निकाल लो। तो भाई, इसका 1 करोड़ बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो 1000 पर मंथ निकालेगा यार? कैसी बात करो, इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था। फिर आरबीआई ने थोड़ी लिमिट बढ़ाई थी इस लिमिट को। हाँ जी, वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा। एंड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, Maharashtra without prior approval in writing from Reserve Bank will also not be able to grant or renew any loans and advances। बैंक अब ना तो कोई लोन्स ले सकता है, ना एडवांस दे सकता है। मेक एनी इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता, कर सकता। कोई लाइबिलिटी नहीं ले कोई नहीं क्रिएट कर सकता, जैसे बोरो कर लिया फंड, एन एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेश डिपॉजिट, disbursal or agree to disperse any payment whether in discharge of its liability and obligation otherwise, एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कुछ भी नहीं कर सकता बैंक, कोई कॉम्प्रोमाइज को अरेंजमेंट नहीं करेगा, कोई ट्रांसफर नहीं करेगा, कोई सेल नहीं करेगा अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी एसेट्स को, एक्सेप्ट एज नोटिफाइड बाय आरबीआई, जब तक आरबीआई परमिशन ना ले ली जाए। सितंबर 23 2019 का बेटा एक केस था, और डायरेक्शन जो रहेगी वो कितने समय के लिए रहेगी, आरबीआई की 6 महीने के लिए। हाँ जी, और ये बिजनेस कब, आरबीआई ने बिजनेस क्लोज कर दिया 23 सितंबर 2019 से बिजनेस क्लोज कर दिया इस बैंक का। मुझे बड़ा झटका लगा था बच्चे ये वाली इंसिडेंट सुन के, और मैं इस बात से पूरा पूरा क्या करता हूँ, गवर्नमेंट्स को ब्लेम करता हूँ। कितनी गंदी राजनीति है हमारे देश में, इससे गंदी राजनीति बच्चों कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं हो सकती। कहते ना, हर इंसान को अपने अपनी चीजें बुरी लगती हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि हम इंडिया में, हमें इंडियन गवर्नमेंट्स जो भी स्टेट और सेंट्रल है बुरी लग रही है। यहाँ बहुत कचरा है पॉलिटिक्स में, यहाँ बहुत कचरा है। एक बात बताओ, घर में पैसा रखते हैं, तुम कहते हैं इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे, ब्लैक मनी, ये ढिंगना फलाना, घर में रख नहीं सकते। बैंक में जमा करवाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाए। लास्ट क्लास में आपको मैंने डिपॉजिट क्रेडिट इंश्योरेंस बताया था, 5 लाख तक का मैक्सिमम इंश्योर है। मैक्सिमम 5 लाख तक इंश्योर्ड है हमारा अमाउंट। जितना मर्जी बैंक में पैसा पड़ा हो, 5 लाख तक मिलेगा हमें, बाकी सब क्या हो जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, डूब जाएगा पैसा हमारा। और यहाँ तो क्या सिर्फ 1000 पर मंथ अलाउड करा कि तुम करोड़ों रुपए के घोटाले कर लो। एक एक नेता बच्चों कितने घोटाले करता है, अरबों रुपए के घोटाले करता है। एक एक नेता पे इतना पैसा है, हमारे मंदिरों में एक एक मंदिरों पे इतना पैसा पूरा स्टेट चल जाए, चाहे शिरडी साईं बाबा का हो, चाहे वैष्णो देवी का हो। एक एक मंदिर पे इतना सोना, इतना पैसा पूरे स्टेट चला सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई फंडिंग के। और ऊपर से जो कस्टमर, जो आम लोग जिनका पैसा, मेहनत का पैसा बैंक में जमा है, और बैंक दिवालिया हो रहा है, तो बेटा उसको तुम बोलो 1000 पर मंथ, ये कहाँ जस्टिफाइड है यार? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये महाराष्ट्र का केस है पिछले साल का, 2 लोगों ने फांसी लगाई थी, एक ने फांसी लगाई, एक मर गया था। हाँ जी, हार्ट अटैक आ गया उसे सुन के ये वाली बात, कि भाई मैं जिंदगी भर की मेरी कमाई, आपके साथ अगर ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, तो हम भी नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे यार। और बैंक्स, गवर्नमेंट्स के लिए क्या यार, ऐसे गवर्नमेंट को तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए।
फिर तभी कहते हैं इंडिया से लोग बाहर बाहर भाग के क्यों जाते हैं। ऐसी पॉलिसी अच्छी पॉलिसी थोड़ी है भाई, हम ही टैक्स देते हैं, हमसे तुम चलाते हो सरकार, टैक्स फ्री कंट्री तो यानी टैक्स से चलती है सारी। जब हमारा पैसा डूबेगा तो हमें प्रोटेक्ट तो करो, हमें प्रोटेक्शन तो दी जाए। और बैंक में अगर हमारा पैसा पड़ा है तो हम सेफ्टी के लिए रख रहे हैं, और बैंक से अगर डूब जाए तो फिर सेफ्टी का है बात कि हमें पैसा ना दो, फिर अपने घर में रखेंगे, घर में रखेंगे तुम छापे मरवा दो। तो ये बेटा बहुत झटके वाला केस था ये पीएमसी बैंक ऑपरेशन। इसके बाद यस बैंक भी, यस बैंक की हालत भी खराब हुई थी, वो बात अलग है कि यस बैंक को बचा लिया गया सरकार द्वारा। एसबीआई ने पैसा लगा दिया यस बैंक में और यस बैंक बच गया, नहीं तो यस बैंक भी डूब चुका था। ये बेटा इंपॉर्टेंट है। 1000 पर 6 महीने के लिए डायरेक्शन दी थी आरबीआई ने, और 6 महीने के लिए आरबीआई ने क्या कर दिया, इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया। न्यूज में आई नहीं है, थोड़े दिन रही, न्यूज में आई नहीं, उसके बाद कोरोना फोरोना आ गया, उस कोरोना पे लग गए बस। ये 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, फिर उसके बाद कोरोना की न्यूज आई, कोरोना की न्यूज चलती रही। ये 23 सितंबर 2019 को ऑपरेशन बंद हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ जी 23 मार्च तक तो क्या था, आरबीआई को चलाना। आरबीआई ने ऑपरेशन बंद कर रखा था इस बैंक का, और 22 से ही देश में लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से। तो ये न्यूज छुप गई, बट बहुत 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 बड़ी बात है। ये डिपॉजिटर का पैसा, आपका और मेरा पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा बैंक में पड़ा, बैंक डूब गया तो पैसा डूब गया, ये थोड़ी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हाँ जी नेक्स्ट न्यूज देखिए, आईसीआईसीआई बैंक टू ओपन 450 न्यू ब्रांचेस। आईसीआईसीआई बैंक कितनी ओपन कर रहा है, 450 ब्रांचेस नहीं ओपन कर रहा है। हाँ जी कब, तो 23 सितंबर 2019 आईसीआईसीआई बैंक ने अनाउंस करा एक्सपेंशन of its retail network in the country by adding 450 new branches in financial year 2020, and bank has already added 320 branches so far and has also crossed the milestone of having 5000 branches across the country. हाँ जी, of these bank has already added 320 branches so far, और overall अगर आप देखो तो बेटा 5000 प्लस ब्रांचेस हो चुकी है, और माइलस्टोन ब्रांच वाज सेट अप एट द थाने इन महाराष्ट्र। और जो बेटा जो 5000 जो 5000 क्या थी ब्रांच थी, वो कहाँ ओपन करेगी थी, हाँ जी थाने महाराष्ट्र में। तो एक बड़ी न्यूज थी ये। हाँ जी 23 सितंबर को ये हुआ, बैंक एक बंद हुआ, पीएमसी बैंक बंद हुआ। और 23 को ही क्या हुआ, 23 सितंबर को एक और न्यूज, और ये न्यूज बड़ी अच्छी कि आईसीआईसीआई सॉरी एसआई नहीं, आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है। आईसीआईसीआई ने अपनी 350 नई ब्रांच, सॉरी 320 ब्रांचेस को ओपन करने के लिए अनाउंसमेंट की, और सॉरी 450 ब्रांचेस को, और 450 ब्रांचेस को ऐड करने के लिए न्यूज दी, जिसकी वजह से टोटल ब्रांचेस की कितनी हो चुकी है, 5000 ब्रांचेस अब हो चुकी है अक्रॉस द कंट्री। हाँ जी बात समझ आ गई बच्चों, पक्का। अब आगे देखियो, करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट, डिसइन्वेस्टमेंट इन एलआईसी। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, और गवर्नमेंट इसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास शेयर होल्डिंग है, गवर्नमेंट वो शेयर होल्डिंग पब्लिक में बेच रही है। गवर्नमेंट में कह रही है कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये शेयर होल्डिंग में बेचूंगी, पब्लिक में जो भी खरीदना चाहे खरीद सकती है। और एलआईसी का आईपीओ आएगा, उस केस में क्या आएगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब एलआईसी के जो शेयर है वो पब्लिक में बांटे जाएंगे, एलआईसी नहीं बांट रही। एलआईसी का जो शेयर होल्डर गवर्नमेंट खुद है, गवर्नमेंट के पास। देखो दो तरह से बेटा कंपनी पब्लिक इशू लाती है, एक कंपनी दो तरह से पब्लिक इशू लाती है, जहां पर एक कंपनी खुद अपनी सिक्योरिटी अलॉट करती है पब्लिक को, दूसरा जहां पर कंपनी खुद अलॉट ना करे सिक्योरिटी, कंपनी का शेयर होल्डर जिसके पास बल्क शेयर होल्डिंग है वो अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक में सेल कर दे। तो एलआईसी में गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है बल्क काफी, तो एलआईसी में गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अपनी शेयर होल्डिंग जो उसको सेल कर रहा है मार्केट में, और एलआईसी क्या ला रही है, आईपीओ ला रही है, उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर की पब्लिक में कोई भी अगर खरीदना चाहे एलआईसी के शेयर तो एलआईसी के शेयर खरीद सकता है। एलआईसी वो न्यू शेयर नहीं दे रही, एलआईसी वो वाले शेयर दे रही है जो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट अपनी डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और लोग पब्लिक क्या करेगी, अब इन्वेस्टमेंट करेगी। ऑन डिस इन्वेस्टमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर यूनियन बजट 2020, हाँ जी निर्मला सीतारमन ने जो यूनियन बजट पेश करा था 2020 का, अनाउंस टू सेल ए पार्ट ऑफ द इट्स होल्डिंग इन एलआईसी बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। शी मेंशन्ड दैट लिस्टिंग ऑफ कंपनीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और उसके बाद ये भी बोला गया कि एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया जाएगा, फिर एलआईसी के शेयर भी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होंगे, ट्रेड होंगे। हाँ जी, discipline a company and provides access to financial markets and unlock its value. It also gives an opportunity for retail investor to participate in the wealth so created. और बेटा आईपीओ से क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उन सबको मौका मिल रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने का। रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने का आईपीओ में। कैसे,
जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है उससे। और निर्मला सीतारमन ने बेटा ये क्या करा था, निर्मला सीतारमन ने एनएसआर ने क्या किया था, अनाउंसमेंट करा था यूनियन बजट 2020 में कि जो अभी आया नहीं है, ये बता दूं आपको, अनाउंसमेंट हुई है 2020 के बजट में, अभी एलआईसी की हाँ जी इनिशियल पब्लिक ऑफर अभी तक आया नहीं है, आना है अभी, जिसमें गवर्नमेंट अपनी क्या करेगी, अपनी शेयर होल्डिंग बेच देगी पब्लिक को और पैसा इकट्ठा कर लेगी। याद रखना बच्चों, तो एलआईसी का क्या आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एलआईसी का क्या आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आने वाला है। कैसे, एलआईसी न्यू शेयर इशू करने वाली है ना सर, बिल्कुल भी नहीं, एलआईसी न्यू शेयर इशू नहीं करने वाली। एलआईसी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एलआईसी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिस इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी अपनी इन्वेस्टमेंट को डिस इन्वेस्ट मतलब खत्म कर रहा है वहां से। टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, in order to incentive the investment by sovereign wealth fund of the foreign governments in the priority sectors, union budget 2020 proposed to grant 100% tax exemption in the interest, dividend and capital gain income in respect of investment made in infrastructure or other notified sector before 31st March 2024 with a minimum lock-in period of 3 years। क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। बोला गया जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, हाँ जी जो भी बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी हाँ जी उन फॉरेन यूनियन बजट 2020 से बोला गया उनको 100% टैक्स एग्जम्पशन दी जाएगी। अगर उन्होंने बेटा इन्वेस्ट इंडिया में डिवेंचर में पैसा पैसा लगा रखा है तो उस पे जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट पे कोई गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करेगी। डिविडेंड पे कंपनी कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं लेगी। अगर उनको कोई कैपिटल गेन इनकम हुई है, कैपिटल गेन मतलब जो उन्होंने जो सिक्योरिटी खरीदी थी वो बेची तो उनको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। मेरे पास शेयर है, मैंने बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का लिया मैंने 200 का बेच दिया, 100 रुपए का प्रॉफिट, तो उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। ये सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में लगाई गई है, हाँ जी ये बेटा मार्च 2024 से पहले पहले मिनिमम लॉक इन 3 इयर्स का मतलब 3 साल से पहले वो इन्वेस्टमेंट आप बाहर नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर्स को बोला है कि अगर आप इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पैसा लगा रहे हो, तो आप लगाओ मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन मतलब हाँ जी उस इन्वेस्टमेंट को आप सेल नहीं कर सकते, नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट। 3 साल तक आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी। और मार्च नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट 3 साल तो इन्वेस्टमेंट रखनी ही पड़ेगी मिनिमम। और मार्च 2024 से पहले पहले जो भी इन्वेस्टमेंट है 3 साल का लॉक इन होगा। लॉक इन मतलब नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट, 3 साल तक आप इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और उस पर जो भी डिविडेंड इनकम होगा उस कंपनी से, जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी, जो भी कैपिटल गेन इनकम आएगी, हर तरह की इनकम जो होगी वो आपको एग्जम्प्ट की जाएगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। हाँ जी ये क्यों करा गया बेटा, इंसेंटिव दिया गया एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है इंडिया में। हाँ जी बताइए, समझ आ गई बात, पक्का, कोई डाउट? हाँ जी आगे देखिए, अबॉलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ जी पहले इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, नाम से समझा रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन पे टैक्स। और कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स, इनको क्या कर दिया गया, अबॉलिश, खत्म कर दिया गया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट, हाँ जी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और एंड प्रोवाइड रिलीफ टू लार्ज क्लास ऑफ इन्वेस्टर, यूनियन बजट 2020 हैज प्रपोज्ड टू रिमूव डीडीटी, खत्म कर दिया डीडीटी देश से। डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एंड अडॉप्ट द क्लासिकल सिस्टम ऑफ डिविडेंड टैक्सेशन अंडर विच द कंपनी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे डीटीटी। डीडीटी कंपनी जो डिविडेंड बांटती थी उनको पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था, अब उनको नहीं पे करना। और डिविडेंड शैल बी टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एट देयर एप्लीकेबल रेट्स। जो जिनको मिल रहा है, जैसे मैंने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं रिलायंस कंपनी के, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, वो मेरी इनकम है, मेरे पे टैक्स लगेगा उस पे। पहले क्या होता था, कंपनी टैक्स पे करती थी उस पे। हाँ जी कंपनी क्या करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करती थी कंपनी, तो कंपनी को नुकसान है। अब कह रहा है कंपनी के लिए डीडीटी खत्म कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो रिसिपिएंट जिसकी इनकम में वो डिविडेंड आ रहा है, हाँ जी उसके उसमें टैक्सेबल होगा वो। दिस मूव इनकरेज मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय कंपनी। अब कंपनी प्रॉफिट क्या करेगी, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पहले कंपनी कम डिस्ट्रीब्यूट करती थी डिविडेंड क्योंकि टैक्स पे करना पड़ता था, अब कंपनी ज्यादा पे करेगी। देयरबाय आल्सो इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ जी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, वो ज्यादा खुश होंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इट विल अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स एंड मोर फंड्स इनटू द इकोनॉमी टू सेट अप देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आना शुरू हो जाएंगी। In order to remove the cascading effect, it has also proposed to allow
डिडक्शंस फॉर द डिविडेंड रिसीव्ड बाय होल्डिंग कंपनी फ्रॉम सब्सिडरी, और बहुत सारी डिडक्शंस भी दे दी। हाँ जी, जैसे कि जो डिविडेंड किसको रिसीव हो रहा है, होल्डिंग कंपनी को उसकी सब्सिडरी कंपनी से हो रहा है। इंडिया स्टेज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। इंडिया बेटा क्या है, फेवर्ड डेस्टिनेशन, हर एंटिटी हर कंट्रीज की जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर कम रेट में मिलती है और स्किल्ड लेबर है। A bold historic decision has been taken to reduce the corporate tax rates for new companies in manufacturing sector to unprecedented level of 15%. For existing company, rate has been brought down to 22%. As a result, corporate tax rates now amongst the lowest in the world. हाँ जी, ये तो ऊपर डीडीटी की बात हो गई थी, वो तो खत्म हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स भी कम कर दिया। जो कंपनी जो इनकम करती है उस पर जो कमाती है, न्यू कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, वो 15% ले आए, कहां से, 30% से। पहले 30% टैक्स लगता था कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो सीधा 30% लगता है। जैसे हमारे ऊपर टैक्स लगता है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स होता है, ऐसे स्लैब्स बनी हुई है। कंपनी के लिए फ्लैट होता है 30%। अब वो कॉर्पोरेट टैक्स न्यू कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उसको 15% कर दिया, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका रेट कम करके 22% तक ले आए। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अब क्या हो चुका है, हाँ जी, लोएस्ट हो चुका है बेटा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट सब क्या हो चुका है, सबसे लोएस्ट रेट पर आ चुका है इंडिया का। ये बात समझ आ गई। और डीडीटी बेटा खत्म ही कर दिया। डीडीटी बेटा क्या कर दिया, कंपनी वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे डीडीटी, और कंपनी का बेटा ये डीडीटी के बिल्कुल खत्म कर दिया। तो बेटा 2 पॉइंट याद रखने आपको, सुनो ध्यान से इस पॉइंट में। डीडीटी, डीडीटी क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको बेटा कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी बोलते हैं कई बार। हाँ जी, डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो पहले लगता था, कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी उस पर पे करना पड़ता था कंपनीज को, अब वो खत्म कर दिया। जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना। और जो रिसिपिएंट रिसीव करेगा, जो शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करेगा, उसकी इनकम में वो इनकम मानी जाएगी, जो डिविडेंड उसे मिल रहा है वो इनकम मानी जाएगी, और उसकी इनकम में वो टैक्सेबल होगी। मतलब अगर मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मिला है रिलायंस कंपनी से, तो मेरी इनकम है वो, रिलायंस कंपनी को उस पर टैक्स नहीं पे करना, पहले पे करना पड़ता था। दूसरा जो कॉर्पोरेट पे टैक्स लगता था 30% का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज है न्यू कंपनी, उनका रेट कर दिया 15%, और बाकी सब एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए 30% से रिड्यूस करके कहां पर ले आए, हाँ जी 22% तक। ये याद रखना बच्चों, 30% से एक तो हम कहां पर आ गए 15% में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी के लिए, और बाकी सब कंपनीज के लिए 30 से हम कहां पर आ गए 22% पर आ गए अदर कंपनीज के केस में। बताइए समझ आ गई बात। वही हम पढ़ रहे हैं नीचे, रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, नीचे वही दोबारा रिपीट हो रहा है। गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। गवर्नमेंट ने टैक्सेशन लॉ को अमेंड करा और ऑर्डिनेंस 2019 पास करा टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2019। दिस वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस इन गोवा ऑन सितंबर 20, 2019। गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट हुई थी। और सेलियंट फीचर क्या है इस अमेंडमेंट के, देखिए बेटा, जो रेट था बेटा 30% का, उसको कम करके कितना कर दिया, इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट a new provision has been inserted in the income tax act with effect from 2019-20 which allow any domestic company option to pay income tax at the rate of 22%। कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे विल नॉट अवेल एनी एग्जम्पशन। एग्जम्पशन मत लो फिर कोई भी। हाँ जी, एग्जम्पशन बहुत सारी इनकम टैक्स में ना एग्जम्पशन है कि एग्जम्पशन ले सकते हो अपनी इनकम को कम करने के लिए। तो अगर 22% पे टैक्स पे करना है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और दूसरा, इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर दीज 25% 17% हो गया इंक्लूसिव ऑफ सर चार्जेस एंड सेस। और ये कंपनी, इस कंपनी को क्या बेटा, इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर दीज कंपनीज 22%। तो बेटा क्या है, ये सर चार्ज हटाकर बात कर रहा हूं मैं। ये सर चार्ज एक अलग तरह से टैक्स होता है, सर चार्जेस, सर चार्जेस लगाकर बेटा ये कितना बैठता है आज के टाइम पर 25.17 बैठता है 30% से। तो पहले 30% पे सर चार्ज लगता था, वो भी 33% 34% जाता था। अब 22% पे सर चार्ज लग रहा था, वो कितना जा रहा है 25.17। और पहले 30% पे सर चार्ज लगकर वो 33 पॉइंट समथिंग जाता था। अब 22% पे सर चार्ज लगकर 25.17% हो गया। सब्जेक्ट टू कंडीशन, उनको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। और सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और कोई भी इन्हें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे नहीं करना।
इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर बाय बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हाँ जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हाँ जी, न्यू प्रोविजन लाया गया, इंसर्ट करा गया इनकम टैक्स एक्ट में, और उनके लिए रेट कितना कर दिया, हाँ जी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनके लिए कितना कर दे, 15% कर दिया कंपनीज के लिए। और ये बेनिफिट उन कंपनीज के लिए अवेलेबल है जो कोई एग्जाम्पशन इंसेंटिव नहीं लेंगी, हाँ जी, और जिनकी प्रोडक्शन कब शुरू हो जाएगी, 31 मार्च 2023 से पहले पहले। और इनका भी इफेक्टिव टैक्स सरचार्ज लगाकर, इफेक्टिव टैक्स सरचार्ज लगाकर कितना हो जाएगा, 17.01% हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ सरचार्जेस एंड सेसेस। हाँ जी, सरचार्ज लगाकर इनका टैक्स रेट कितना बैठ गया, 17.01%। ऑल्सो सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे ए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आगे बात समझ। तो बेटा नॉर्मल कंपनी के लिए टैक्स रेट कितना है, 22%। ये एक्सक्लूडिंग सरचार्ज है, सरचार्ज लगाकर कितना हो जाएगा, 25 पॉइंट, हाँ जी 25.17। और इनको कोई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे नहीं करना। हाँ जी, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये आप इनकम टैक्स में जब जाओगे तब आप पढ़ोगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कि मिनिमम इतना पे कर दो, लास्ट में देखा जाएगा आपका कितना बनता है टैक्स, वो इनके लिए खत्म कर दिया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। हाँ जी, और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में कंपनी और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव जो लेते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो डोमेस्टिक कंपनी न्यू कंपनीज है और 1 अक्टूबर 2009 के बाद बनी है, और उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो इन्वेस्टमेंट कितना, वो कितना टैक्स पे करेंगे, 15% का। और ये बेटा 17.01% हो जाएगा सरचार्ज और सेस मिलाकर। और इनको कोई इनकम टैक्स, इनको कोई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इनको भी पे नहीं करना। हाँ जी, बताइए, बात समझ आ गई। तो बेटा दो रेट हो गए, एक तो 22%, कभी भी अलग से रेट नहीं होता, हमेशा सरचार्ज लगाकर इंटरेस्ट रेट आता है, सरचार्ज लगाकर, ये आपके बुक्स में लिख दिया 22%। सरचार्ज लगाकर कितना बैठेगा, 25.17 बैठेगा। हाँ जी, और बाकी सब कंपनीज के लिए ये वो सब कंपनीज के लिए था, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए क्या कर दिया, 15%। हाँ जी, 15% कर दिया, और सरचार्ज लगाकर कितना हो जाएगा, सरचार्ज लगाकर कितना हो जाएगा, 17.01% हो जाएगा, 17.01%। हाँ जी, बताइए, बात समझ आ गई, पक्का, कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। अब बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए, ए कंपनी विच डज नॉट ऑप्ट फॉर कंसेशनल टैक्स रिजाइन, ये कंसेशनल रेट निकाले, जिसको नहीं लेने ये वाले रेट, एंड अवेल द एग्जाम्पशन, क्योंकि इस रेट को लेने के बाद एग्जाम्पशन नहीं मिलती कोई भी इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट में फिर एग्जाम्पशन जो दी वो एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। बट अगर कहता है कोई मुझे कंसेशनल रेट नहीं चाहिए, मैं तो वो 30% के हिसाब से टैक्स पे कर दूंगा, और उसको अवेल करनी है टैक्स एग्जाम्पशन, शैल कंटिन्यू टू पे द टैक्स एट द प्री अमेंडेड रेट। और बेटा प्री अमेंडेड रेट कितने, 30%। However, these companies can opt for concessional tax rate regime after the expiry of their tax holiday exemption period. After the exercise of option, they shall be liable to pay at the rate 22%. And option once exercised cannot be subsequently withdrawn. मतलब जिनको ये इंसेंटिव नहीं चाहिए, हाँ जी, जिनको टैक्स एग्जम्पशन नहीं चाहिए, वो तो 22% वाला रेट पे कर दें। सरचार्ज लगाकर कितना बैठता है, सरचार्ज एक टैक्स ही होता है। हाँ जी, एजुकेशन सेस आता है उसमें, उसमें सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस आता है, दो तरह के टैक्स आते हैं, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, वो मिलाकर 25.17% बैठता था। और जिनको एग्जम्पशन लेनी है तो वो क्या करे, पहले वाला रेट पे करे, 30% वाला, उसमें एग्जम्पशन ले सकते हैं। बट अगर उन्होंने 22% वाला रेट ऑप्ट कर लिया, फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते उसको, एक बार ऑप्ट कर ली फिर हमेशा वही रहेगा। Further, in order to provide relief to company which continue to avail exemption incentives, or rate of minimum tax rate has also been reduced from existing 18.5 to 15%. मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 18.5 था, उसको कितना कम कर दिया, 15% कर दिया। ये उन कंपनीज के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे करना पड़ेगा जो किसमें है, 30% वाले टैक्स रेट में है, जो कंसेशनल टैक्स रेट नहीं ले रही कॉर्पोरेट वाला। जो 22% वाला कंसेशनल टैक्स रेट है, उनको तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स पे नहीं करना। और जो 30% वाले टैक्स स्लैब में आ रही है, जो कंपनीज वही टैक्स पे करना चाहती है बट एग्जम्पशन लेंगी, वो उनको लग रहा है एग्जम्पशन लेकर ज्यादा फायदा होगा, उनका टैक्स कम बनेगा। तो जिनको लगता है एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद उनका टैक्स कम बनता है, वो 30% वाले में रहेंगी, और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उनका 18% से कम कर, 18.5 से कितना कर दिया, 15% कर दिया।
तो बेटा जो भी कंसेशनल रेट नहीं ऑप्ट करना चाहती, हाँ जी, और एग्जम्पशन अवेल करना चाहती है, शैल कंटिन्यू टू पे टैक्स एट प्री अमेंडेड रेट्स। और प्री अमेंडेड रेट कितने थे बेटा इस केस में? हाँ जी, जो प्री अमेंडेड रेट है यहाँ पर कितने हैं? तो बेटा 30% प्री अमेंडेड रेट है ये। आगे बात समझ। और जिसने एक बार अडॉप्ट कर लिया 22%, ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन, फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। और जिन्होंने ऑप्शन ऑप्ट नहीं करा 30% वाला पे कर रहे हैं, तो उनका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 18.5% से कितना कर दिया? 15%। ये सारी टैक्स वाली बेटा जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से एग्जाम बनेगा, देख लेना। डीडीटी तो रिमूव हो चुका है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो खत्म हो चुका है। सारी कहानी किसके ऊपर है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स में, क्योंकि उसमें कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स निकाला है, उसमें कंसेशनल रेट निकाला टैक्स का 22% वाला। फोर्थ, in order to stabilize the flow of funds into the capital market, it is provided that enhanced surcharges introduced by Finance Act 2019 shall not apply on capital gain arising on sale of equity share in a company or unit of equity oriented for or unit of business trust liable for security transaction tax in the hands of individual HUF, AOP, BOI, AGP। ये बहुत बड़ी बात बोल गया, सुन लीजिए, आपके एग्जाम में इतना वैसा आएगा नहीं। हाँ जी, मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है उसमें फंड को फ्लो को बढ़ाने के लिए, हाँ जी, एक सरचार्ज इंट्रोड्यूस करा गया था बेटा, वो अप्लाई नहीं होता कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन कमाते हैं लोग। कैपिटल गेन कैसे आता है? अपनी इक्विटी शेयर आपने कम रेट पे खरीदा, ज्यादा रेट पे बेच दिया, उस इनकम को कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कैपिटल गेन जो आपने कमाया सेल ऑफ इक्विटी शेयर, कंपनी में, कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद कर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड खरीद कर, किसके द्वारा? हाँ जी, इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और एजीपी, एजीपी बेटा काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, इनकम टैक्स में अलग से बोले गए हैं। ठीक है, इन सब के लिए क्या बोला गया? इन सब के लिए बोला गया वो एडिशनल बेटा जो सरचार्ज ऐड करा है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। एडिशनल सरचार्ज जो आया कैपिटल गेन के ऊपर, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। Next, enhanced surcharge shall also not apply to capital gain arising out of sale of security including derivative in the hands of foreign portfolio investors। ऊपर तो क्या बोला था? कैपिटल गेन जो कहां से आ रहा है? इक्विटी शेयर को अराइज, जो इक्विटी शेयर को सेल करके कैपिटल गेन आ रहा है उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। नीचे बोला किसी भी तरह की सिक्योरिटी को बेचते हो, बॉन्ड को बेचते हो, डिवेंचर को बेचते हो, डेरिवेटिव्स को बेचते हो, वहां से भी जो कैपिटल गेन आएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, इनके ऊपर भी वो, हाँ जी, इनहैंस सरचार्जेस, जो सरचार्ज टैक्स रेट बढ़ा देंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे। इनके लिए बोला गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी सिक्योरिटी में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, किसी भी तरह की सिक्योरिटी में, डेरिवेटिव्स में, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इनहैंस टैक्स रेट अप्लाई नहीं होंगे। In order to provide relief to listed company which have already made a public announcement of buyback before 5th July 2019, it is provided that tax on buyback of share in such case of company shall not be charged। जो कंपनी बायबैक कर रही है 5 जुलाई 2019 से पहले, जिन्होंने पहले से अनाउंसमेंट कर दिया 5 जुलाई 2019 से पहले, उनके बायबैक पे भी बेटा कोई सरचार्ज अलग से टैक्स ऐड नहीं करा जाएगा। 5 जुलाई 2019 के बाद जो बायबैक होंगे उन पे सरचार्ज ऐड करा जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये मैंने कंपनीज एक्ट के चैप्टर में पढ़ाया होगा आपको, कंपनी लॉ के। हाँ जी, लीगल एप्टीट्यूड जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लीगल एप्टीट्यूड में कंपनी लॉ का पेपर पढ़ाया था ना, उसमें सेक्शन 135 में पढ़ाया था कि कुछ कंपनी को अपने 3 साल के नेट प्रॉफिट का, 3 साल पिछले साल जो उन्होंने नेट प्रॉफिट कमाया उसके एवरेज का 2% उन्हें खर्च करना पड़ता है। वो 2% कैन बी स्पेंट ऑन इंक्यूबेटर्स फंड सेंट्रल फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, नेशनल लेबोरेटरीज, ऑटोनोमस बॉडीज, आईसीएआर, आईसीएमआर, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ, डीएसटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स and information technology engage in conducting research in science, technology, engineering and medicine aimed at promoting SDG। ये कैसे इतनी सारी कहानी है, सुनो बच्चों। वो 2% का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एरिया बता रखे हैं कहाँ का खर्च करने हैं, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज बताई हैं। अब उस एक्टिविटी में और एक्टिविटीज जोड़ दी हैं।
हाँ जी, आप किसी इंक्यूबेटर फंड को पैसे देना चाहो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार की कोई कंपनी उसमें पैसा देना चाहो, हाँ जी, आईआईटी, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज है उसमें पैसा देना चाहो, आईसीएआर, आईसीएमआर ये अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इसमें पैसा देना चाहो, रिसर्च अथॉरिटीज है जो साइंस में काम करती है, टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो बेटा वो लिस्ट ऑफ जो एक्टिविटीज थी जहां वो पैसा इन्वेस्ट होता था 2%, और लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जहां पर वो 2% इन्वेस्ट होता था, वो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज बढ़ा दी गई है कि उस एक्टिविटीज के अलावा इन एक्टिविटीज में भी आप क्या कर सकते हो, 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो 2% आप क्या कर सकते हो, उन जो जगह लिखी है जो आपने पहले पढ़ी है वहां तो अलाउड ही, उसके अलावा ये आइटम्स, ये एंटिटीज और बढ़ा दी गई, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अलाउड है। हाँ जी बच्चों, दिस कंक्लूड योर चैप्टर नंबर 2, खत्म हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को बार करा है बिजनेस करने के लिए 6 महीने के लिए? आज ही हमने पढ़ा पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक, पीएमसी। हाँ जी, हाँ जी, किस बैंक ने रिवाइज करी है अपने एएमबी? हाँ जी, आज ही पढ़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एवरेज मंथली बैलेंस रिवाइज करे हैं। हाँ जी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम सर्विस रिसेंटली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लेकर आया, लास्ट क्लास पढ़ा था ये। Import Export Credit Guarantee Scheme launched by Export Credit Guarantee Corporation to ease the lending of corporates. ये निर्यात ऋण विकसा योजना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एमसीक्यू में डाल दिया, चैप्टर में हमने कहीं नहीं पढ़ा ये। तो वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम जो लॉन्च करी गई एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा, जो लोन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर को, वो किसने प्रोवाइड करी है? निर्विक मतलब निर्यात ऋण विकास योजना। हाँ जी, इसके अलावा विच पेमेंट बैंक हैज लॉन्च भरोसा सेविंग अकाउंट? भरोसा सेविंग अकाउंट किस बैंक में ओपन हो रहा है? एयरटेल पेमेंट बैंक्स में। हाँ जी, ये बेटा हमारे अगेन हमारे बुक्स में नहीं है ये वाला, एमसीक्यूज पता नहीं कहां से उठा के बना दी सैंपल इन्होंने, ये पढ़ाया तो हमें था ही नहीं है। हाँ जी, विच बैंक प्रेसिडेंट टेक हिको डोक्यो हैज अनाउंस्ड द रेजिग्नेशन इफेक्टिव फ्रॉम द जनवरी 16, 2020? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी नहीं हमारे इस चैप्टर में पढ़ाया हमें। Who will head the committee constituted by SEBI? सेबी की कमेटी को कौन हेड करेगा? हाँ जी, इशत हुसैन। Who headed the expert committee? Who recommended RBI? तो ये जी इरजी मेलगम। हाँ जी, इसके अलावा इंक्रीज लोन लिमिट फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर, जो आरबीआई ने सेंशन करे, जो क्रेडिट हाँ जी ज्यादा एक्सपोर्ट सेक्टर को पैसा देंगे, वो 40 करोड़ तक लिमिट कर दी है। और कौन था एमडी, कौन था सीईओ फेडरल बैंक का? श्याम श्रीनिवासन। तो बच्चों ये मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, यस, ये सैंपल क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हमारे सिलेबस में तो चैप्टर में कहीं नहीं पढ़ाए, बट आपके आपके एमसीक्यू में दे दिए, मुझे समझ नहीं आया क्यों दिए, और दिए तो बेटा फिर लॉजिक है, याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। So this conclude your chapter number 2, financial affairs. Financial affairs. Now we will have to complete our third chapter, political affairs. तो next class में हम political affairs के बारे में बात करेंगे। नाम से समझ रहा है, political affairs के बारे में, ministries के बारे में पढ़ेंगे, ministers के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी ministries है, क्या क्या रोल है, ये सब पढ़ेंगे बेटा। So this conclude your chapter number 2, पढ़ लीजिएगा, बस वो MCQs बेटा सैंपल क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, वो हमारे सिलेबस में हमने पढ़े तो नहीं चैप्टर में, बट हमारे सैंपल क्वेश्चन में देखे तो आ सकते हैं एग्जाम में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों। और ये जो बैंक के कॉर्पोरेट कंसेशनल टैक्स रेट थे, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा एग्जाम में आने वाला वही टॉपिक है, कंसेशनल रेट पे जो टैक्स रेट पे जो क्वेश्चन आएंगे वही आएंगे। चलो जी, थैंक यू सो मच, एंटिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।